अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट हमें सर्च करना है अपने सॉर्टेड मैट्रिक्स के अंदर एक की के लिए। अभी इससे पहले हमने किस तरीके के सवाल किए थे सर्च के लिए, हमें दिया जाता था एक लीनियर एरे। लीनियर एरे के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारे होते थे, उसमें हमें एक की दी जाती थी। अभी तक हमने दो सर्चिंग एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है हमारा बाइनरी सर्च। तो इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करके हम देखते थे कि हमारे एरे के अंदर एक्चुअली हमारी की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इस बार सवाल है 2D एरे में ढूंढने का। अब सर्च हमने शुरुआत में किया था जिसमें सिंपली सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, है क्या? वो एक तरीके से लीनियर सर्च ही हो गया था, क्योंकि हर तरीके से हमने एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स तक टच कर लिए थे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² हो गई थी। तो उस तरीके का हमने सर्च किया था मैट्रिक्स में, पर इस बार हमें एक स्पेशल मैट्रिक्स दिया है। इस मैट्रिक्स के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये सॉर्टेड मैट्रिक्स है। सॉर्टेड यानी रो वाइज आप अगर नोटिस करेंगे तो हर रो में जो बाद वाले एलिमेंट्स है पहले वाले एलिमेंट से बड़े हैं। ये हमारा 20 10 से बड़ा है, 30 20 से बड़ा है, 40 30 से बड़ा है, यहाँ पे 37 29 से बड़ा है, 48 37 से बड़ा है। ये हर एक रो के लिए ट्रू है एंड ये सेम चीज कॉलम्स के लिए भी ट्रू है, मतलब ये कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। जैसे हमारा 15 10 से बड़ा है, 27 15 से बड़ा है, 32 27 से बड़ा है। सेम वे में ये हमारा 35 30 से बड़ा है, 37 35 से बड़ा है, 39 37 से बड़ा है। तो ये हमारी रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमें एक की को सर्च करना है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली अप्रोच जिसको हम ट्राई करेंगे वो है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच यानी जो भी सबसे पहले दिमाग में आ रहा है उसको हम ट्राई करते हैं। तो जो पहले हमने किया था वही सेम चीज करते हैं। क्या करेंगे, एक एक करके हर एलिमेंट तक जाएंगे, एक एक करके हर एलिमेंट तक जाएंगे। मान लीजिए हमें की जिसके लिए सर्च करना है दैट इज 39, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 29 है क्या, 39 नहीं है, 37 है क्या, 39 नहीं है, 48 है क्या, 39 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फाइनली मिल गया। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो इस क्वेश्चन में होगा कि हमारी की जो है वो 50 बन जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ 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 एंड फाइनली n² एलिमेंट्स यानी 16 एलिमेंट्स को चेक करने के बाद हम अपनी की तक पहुंचेंगे 50 तक, और वो वर्स्ट केस हो जाएगा क्योंकि हमने पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवल कर लिया। और यहाँ सबसे बुरी बात क्या होगी, सबसे बुरी बात ये होगी कि हमने दो चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं उठाया कि ये जो मैट्रिक्स है ये रो वाइज सॉर्टेड है एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच यानी सबसे पहले दिमाग में आने वाली अप्रोच ने हमें n² का टाइम दिया जो कि बुरा टाइम है, प्लस हमने क्वेश्चन में जो पूरी इंफॉर्मेशन दी थी उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब कोडिंग के सवालों में एक भी आपको ऐसे ट्रिक करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन कभी नहीं दी जाती। हमेशा जो भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चाहे वो सॉर्टेड की हो गई, चाहे आपके जो अल्फाबेट्स है उसमें यूनिक कैरेक्टर्स हो गए, सवालों के अंदर चाहे आपके पास एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिए जाएं, कैरेक्टर्स आपको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में दे दिए जाएं, आपके पास जो नंबर्स हैं वो यूनिक नंबर्स दे दिए जाएं या सिर्फ ऑड नंबर्स दे दिए जाएं। इस तरीके की जब भी छोटी सी प्रॉपर्टी दी जाती है ना सवाल में, कभी भी हमें ट्रिक करने के लिए नहीं होती, उसका कोई ना कोई एक्चुअल यूज होता है आंसर के अंदर 100% टाइम्स। तो इन दो चीजों को हमने यूज नहीं किया, तो सेकंड अप्रोच यूज करते हैं। सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, रो वाइज सॉर्टेड का हम फायदा उठाएंगे। रो वाइज सॉर्टेड का कैसे फायदा उठाएंगे, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बाइनरी सर्च, क्योंकि हमने पहले सीखा था एरे के अंदर कि बाइनरी सर्च क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है एज कंपेयर टू हमारा लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ जाती है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रो वाइज सर्च करना शुरू करेंगे अपनी की को। इस बार की को ले लेते हैं 33। तो यहाँ पे इस फर्स्ट रो में बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमें मिलेगी नहीं, यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाएंगे तो भी हमें नहीं मिलेगी। यहाँ हम कितना टाइम लगा चुके हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे log n का टाइम, यहाँ भी लगा देंगे log n का टाइम, फिर इस रो में चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेगी तो यहाँ भी हम log n का टाइम लगा देंगे। इस रो में चेक करेंगे तो फाइनली हमें 33 अपना मिल जाएगा। तो यहाँ भी बाइनरी सर्च में log n का टाइम लग गया और फाइनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी हमारे पास वो आएगी n log n के इक्वल। यहाँ पे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंडिविजुअली log n होती है, इस सवाल में
n टाइम्स हम बाइनरी सर्च करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, सेकंड रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, थर्ड रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, फोर्थ रो पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, तब तक रो वाइज बाइनरी सर्च लगाते जाएंगे जब तक एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो हर रो लॉगिन का टाइम लेगी, n लॉगिन हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। और इसमें वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स ट्रैवल करना पड़ जाए और आप आखिरी रो तक पहुंच गए हैं अपने एलिमेंट को सर्च करते हुए। तो यहां हमने एक प्रॉपर्टी तो यूज कर ली रो वाइज सॉर्टेड, और यहां हमें टाइम लग गया बिग ऑफ n log n के इक्वल। पर यहां भी एक छोटी सी चीज रह गई कि कॉलम वाइज सॉर्टेड तो हम देख ही नहीं पाए कि कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है हमारा एरे। अब कॉलम वाइज सॉर्टेड करने से पहले हम एक छोटी सी चीज और देखते हैं। हमारी की को हम रखते हैं 33। अब एक बार एक छोटी सी चीज करने की कोशिश करते हैं कि इस पोजीशन से अगर हम शुरू और हम सोचें कि हमारी की अगर 33 है और हम 10 से कंपेयर कर रहे हैं उसे, तो 10 से अगर 33 को कंपेयर करेंगे और 33 10 से बड़ा आ गया, तो मुझे अगर डिसाइड करना हो कि 10 के बाद अब मुझे राइट में जाना चाहिए या बॉटम में जाना चाहिए, तो मेरे पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 के राइट में भी 10 से बड़े एलिमेंट्स है, 10 के नीचे भी 10 से बड़े एलिमेंट्स है। सेम वे में अगर मैं 50 का एग्जाम्पल लूँ और मैं मैच करूँ कि 30 के बाद 50 से मुझे पता है कि मैं बॉटम में नहीं जा सकती, मतलब यहाँ पे कुछ सर्च करने को है नहीं, यहाँ पे कुछ सर्च करने को है नहीं, दो ही डायरेक्शंस हैं जहाँ पर जा सकते हैं, अप एंड लेफ्ट। तो 50 से अगर 33 को कंपेयर करें तो ना मैं ऊपर जा सकती ना मैं लेफ्ट जा सकती। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड में हमारे पास स्मॉलर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो मुझे पता नहीं होगा कि ऊपर जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए। पर इस पूरे 2D एरे के अंदर दो ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जहां से हमें हमेशा पता होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो दोनों स्पेशल सेल्स हैं इसको एंड इसको। अगर हम एक बार ध्यान से देखें तो किसी भी की को आप 33 की जगह कोई भी लेटर कोई भी एलिमेंट यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर 33 को हम 40 के साथ कंपेयर करें तो हमें पता है कि 33 40 से छोटा है, मतलब यहां पर अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 40 से बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली यहां तो हमें नहीं जाना चाहिए, राइट में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि भर चुका है हमारा 2D एरे, ऊपर की तरफ भी नहीं जा सकते, तो एक ही डायरेक्शन बनती है लेफ्ट की। अब 30 से अगर कंपेयर करूं 33 को तो क्या पता चलता है? ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकते, राइट से तो आए ही थे, लेफ्ट में नहीं जा सकते क्योंकि 30 से छोटे एलिमेंट्स हैं लेफ्ट की तरफ, तो हम एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं विच इज बॉटम। 35 को अगर मैं कंपेयर करूं अपने 30 के साथ तो पता चलेगा 33 इज लेस देन 35। अब 35 से राइट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बड़े एलिमेंट्स है, ऊपर से तो आए ही हैं, नीचे की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि बड़े एलिमेंट्स है, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि वहां पर छोटे एलिमेंट्स हैं। तो छोटे एलिमेंट्स है तो 25 पे पहुंच गए, 25 को 33 के साथ कंपेयर करेंगे, लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स है नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि छोटे एलिमेंट्स है, राइट से तो आए ही हैं, तो हम जाएंगे बॉटम की तरफ। बॉटम में 29 पर आए, 29 को 33 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आएगा? 33 29 से बड़ा होगा। अब 29 का अगर केस ले तो 29 में ऊपर की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर से ही आए थे, लेफ्ट में हमारे पास छोटे एलिमेंट्स हैं, राइट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि राइट में हम ऑलरेडी ट्रैवल करके आए हैं, हम ऊपर से ही ट्रैवल करके आए हैं, तो राइट में तो ऊपर से तो और भी बड़े एलिमेंट्स होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नीचे वाली डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जहां फाइनली पहुंच के हमें अपना एलिमेंट 33 मिल जाएगा। तो आप एक छोटा सा पाथ नोटिस करेंगे, हमने क्या किया, यहां से आकर ये वाला पाथ लिया। ये कुछ सीढ़ियां होती है ना हमारे घर पे जिस पे हम चल के जाते हैं, कूद के जाते थे बचपन में, 3-4 सीढ़ियां एक एक करके लांघते थे, तो वैसा सा कुछ आपको डिजाइन दिख रहा होगा। इसीलिए इस तरीके की जो सर्चिंग होती है उसको हम स्टेयरकेस सर्च भी कहते हैं, यानी सीढ़ियों की फॉर्म में चीजें सर्च करना, इसको स्टेयरकेस सर्च भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों सेल्स स्पेशल क्यों हैं? ये दोनों सेल स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि हर सेल के लिए अपनी एक कंडीशन है। अगर हम इस वाले सेल की बात करें, ये वाला सेल यानी इस सेल को हम नाम देंगे 0,m-1 वाला सेल। अब 0,m-1 वाला सेल स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी जो की है, यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं और की हमारी लेस देन सेल की वैल्यू हो जाती है, तो उस केस में हम हमेशा लेफ्ट मूव करते हैं, और अगर की वैल्यू हमारे सेल की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो उस केस में हम हमेशा बॉटम मूव करते हैं। वैसे ही एक और स्पेशल कंडीशन आती है इस सेल की। इस सेल को हम नाम देंगे n-1, 0 सेल। n-1, 0 सेल की कंडीशन ये है कि अगर हमारी सेल की वैल्यू से छोटी हो जाए तो उस केस में हम टॉप पर मूव करते हैं, एंड अगर की वैल्यू हमारी सेल वैल्यू से बड़ी हो जाए तो उस केस में हम राइट की तरफ मूव करते हैं। तो ये छोटी सी डिस्टिंक्शन है,
ये वाला पार्ट अभी हमने होते हुए देखा है, इस वाले पार्ट को मैं आपको होमवर्क की तरह दे रही हूँ कि आप यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेकर एनालाइज करें, कोई इधर का या इधर का आप पकड़ें की, एंड उसके बाद देखें कि किस तरीके से सर्च आपका काम कर रहा है इस लॉजिक को अप्लाई करके। अभी के लिए हम बस इस वाले लॉजिक पर फोकस करेंगे, बाकी आप दोनों में से किसी को भी एज योर स्टार्टिंग पॉइंट ट्रीट करते हुए अपने आंसर को आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से रीआइटरेट कर लेते हैं। हमारी की थी 33 और हमारा सेल था 40। अब 33 इज लेस देन 40, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई, हम लेफ्ट में आ गए। की थी 30, ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई, यहाँ पे बॉटम में आ गए। की थी 33, अब ये वाली कंडीशन ट्रिगर हो गई तो हम दोबारा से लेफ्ट में आ गए। की थी ग्रेटर देन सेल वैल्यू तो हम बॉटम में आ गए, ग्रेटर देन सेल वैल्यू बॉटम में आ गए। चेक कर लिया कि यही है क्या, यही है क्या, तो यहाँ हम रुक गए। इस जो i कॉमा j होगा यहाँ का, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। और अगर किसी भी केस में हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं 0,m-1 तक, तो अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारे i की वैल्यू मान लो 0 से बढ़कर i इज इक्वल टू 0 से बढ़कर n-1 तक पहुंच गया और j हमारा m-1 से घटकर 0 तक पहुंच गया, तो ये जो जर्नी है घटने और बढ़ने की, हर बार आप देखेंगे i और j चेंज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा आ जाता है कि बेस कंडीशन मतलब दूसरे एंड तक हम पहुंच गए, तो तब हम अपने लूप को स्टॉप कर देंगे। उस केस में हमारे इस 2D एरे के अंदर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम थर्ड वाली अप्रोच के लिए अपना कोड लिखेंगे विच इज स्टेयरकेस सर्च, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बार हम कोड लिखने के बाद कैलकुलेट करेंगे।